नमस्कार प्यारे बच्चों और हमारे आदरणीय गुरुजनों, आप सबको हमारा नमस्कार। आइए देखते हैं, आज ही हुई हिस्ट्री का पेपर हुआ था 11/12/2024 को 12 क्लास का हरियाणा बोर्ड के बच्चों के लिए, सेट 2 नवंबर 2024। इसकी आंसर की वैसे तो पेपर विद्यालय स्तर पर लेना था, लेकिन हमें लगता है कि ये पेपर बहुत सारे स्कूलों में लिया गया है, और यदि ये पेपर आपके स्कूल में लिया गया है तो हमें ज़रूर बताएं कि आपके स्कूल में यही पेपर लिया गया था और आप कौन से स्कूल से हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल में पंजाब में सिंचाई के लिए प्रमुख नहर कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है शाह नहर। ये हमारे लेसन में भी मेंशन्ड है। उसके बाद दूसरा है, मुगल काल में रेशमी कागज तैयार करने का उद्योग कहाँ था? सियालकोट। फिर उसके बाद युद्ध में रानी झांसी वीर गति को प्राप्त कब हुई? ये 1857 की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर है जून 1858। उसके बाद नेक्स्ट है, पंजाब का मुगल कालीन एक व्यापारी कबीला, तो इसका सही आंसर है लोहानी। उसके बाद है 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? इसका सही आंसर है मेरठ। ये क्वेश्चन हमने इसलिए उठाया क्योंकि फाइनल एग्जाम में आता है और बहुत सारे बच्चे इसका सही आंसर बैरकपुर छावनी भर आते हैं, लेकिन क्योंकि दोबारा गलती ना हो तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर मेंशन किया है। उसके बाद है, लखनऊ में 1857 विद्रोह का नेतृत्व डैश ने किया। यहाँ पर आप 3 नाम मेंशन कर सकते हैं, बेगम हजरत महल, दूसरा आप लिख सकते हैं वाजिद अली शाह, तीसरा आप बिरजिस कदर भी लिख सकते हैं, तीनों सही हैं। उसके बाद है, संथालों के अधीन दामिन ए कोह की स्थापना डैश में हुई। इसका सही आंसर है 1832। उसके बाद है, पहाड़िया लोग खेती के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते थे? तो इसका सही आंसर है कुदाल, जिसको हम अपनी यहाँ की लोकल लैंग्वेज में कसी भी बोलते हैं। उसके बाद है, आईन अकबरी का लेखन कार्य कब पूरा हुआ? इसका सही आंसर है 1598। यहाँ पर हमने सभी वो क्वेश्चंस उठाए हैं जो फाइनल एग्जाम में मार्च में जो फाइनल एग्जाम होते हैं वहाँ पर आते हैं, ताकि डिस्कस भी कर सकें, आपको बता भी सकें। उसके बाद आपके पास एक है अभिकथन और कारण। दावा ये है, आपको दोनों पॉइंट्स पहले समझने हैं फिर देखते हैं। मुगल काल में भूमिहर भद्र जनों में महिलाओं को संपत्ति का हक मिला हुआ था, यानी कि जो अमीर परिवार थे, जमींदार परिवार थे, उनमें संपत्ति का हक था महिलाओं को। किसमें? मेनली पंजाब में और बंगाल में। ये पॉइंट भी सही है। दूसरा है, किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर खेतों में काम करती थी। पॉइंट तो ये भी सही है, परंतु पहले पॉइंट की व्याख्या नहीं करता। पहले में था कि भूमिहर भद्र जनों में महिलाओं को संपत्ति का हक था। आप क्योंकि लगा के देखिए, मैं हमेशा हर क्वेश्चन को क्योंकि की कसौटी पर कसना चाहती हूँ, उससे हमें सही उत्तर मिलने की जो आशा है वो ज़्यादा रहती है। अब क्योंकि लगा के देखें, किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर खेतों में काम करती थी, नहीं। दोनों पॉइंट सही हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि दोनों ए और आर, यानी कि जो दूसरे वाला पॉइंट है दोनों सत्य हैं, लेकिन जो दूसरे वाला पॉइंट है वो पहले का स्पष्टीकरण नहीं है। उसके बाद है, यानी कि बी, उत्तर क्या रहेगा? बी। उसके बाद आपका तीन अंकों वाले 5 प्रश्न हैं। मुगलकालीन जाति पंचायतें क्या थी और उनके क्या कार्य थे? यहाँ पर आप बताइए कि गांव में जो एक ग्रामीण पंचायत होती थी, उसके अलावा एक क्या होती थी? हर जाति की एक अपनी पंचायत होती थी जो जातिगत मामलों को सुलझाती थी। और जो राजस्थान की पंचायतें थी वे उस समय बहुत पावरफुल थी। अब उनके कार्य क्या थे? पहले तो ये देखती थी कि तय करती थी कि जो कर्मकांडीय वर्चस्व है वो किस क्रम में होगा, नंबर 1। नंबर 2, प्रत्येक हर जाति ये भी तय करती थी कि जातिगत जो आयोजन है, जो विवाह है या कोई भी है, वो लोग अपनी ही जाति में करें। तीसरा, अगर जातीय विवाद होते थे, 2 जातियों के बीच में विवाद होता था, उसको सुलझाती थी। इसके अलावा ये दीवानी मामलों को भी सुलझाया करती थी।
उसके बाद है मुगल काल में जमींदारों के अधिकार क्या थे। पहले आप ये बताइए कि जमींदार जिनके पास व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी, बहुत सारी भूमि होती थी, उन्हें जमींदार कहा जाता था। फिर उनके अधिकार, उनके बहुत सारे अधिकार थे। आप यहाँ छोटा सा एक को साइड में डायग्राम बना सकते हैं ये बताने के लिए कि 3 प्रकार के उस समय जमींदार थे। उसके बाद यहाँ पर अधिकारों की बात करते हैं, तो इसमें आप लिखिए कि उस समय जो जमींदार थे उनका बड़े बड़े भू राजस्व पर नियंत्रण होता था। वे अपने क्षेत्र में न्याय करने का अधिकार रखते थे, कर एकत्रित करते थे, उनके पास सेना रख सकते थे और इवन के किले बनाते थे। इसके अलावा वो अपनी व्यक्तिगत जमीन को बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे या हस्तांतरित भी कर सकते थे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन इतना ही लिखना बेटा, इतना भी नहीं लिखना कि हमारा टाइम ही सारा इसी में लग जाए। उसके बाद है अमेरिकी गृह युद्ध ने भारतीय किसानों को कैसे प्रभावित किया। मुझे क्यों ये क्वेश्चन बार बार ऐड करना पड़ रहा है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आता है और बच्चे इसकी सेंस समझ नहीं पाते। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आपको लिखना है कि अमेरिकी गृह युद्ध यानी कि अमेरिका के अंदर जो खुद ही उसके अंदर युद्ध हुआ, वहाँ के लोगों के अंदर जो युद्ध था वो 1861 से लेकर 1865 तक चला। इतना ही लिखने से आपका 1 मार्क्स पक्का हो जाता है। ठीक है। अब हुआ क्या, जब अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ जाता है तो वहाँ से इंग्लैंड को कपास जानी बंद हो जाती है। तो जो इंग्लैंड के उद्योगपति हैं, कपड़ा मिल के मालिक हैं, वो क्या करते हैं, भारतीय किसानों को प्रेरित करते हैं कि आप हमारे लिए कपास उगाएं। और भारतीय किसान जो हैं वो शाहूकारों से उस समय ब्याज पर पैसे लेकर क्या करते हैं, धड़ाधड़ कपास की खेती करना शुरू कर देते हैं। परंतु 40 सालों में यानी कि 1865 में जब अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हो जाता है तो इंग्लैंड भारत से कपास लेना बंद कर देता है और शुरू कर देता है अमेरिका से लेना, जिसके कारण भारतीय किसानों की फसलें खड़ी की खड़ी रह जाती हैं, उनका कोई खरीदार नहीं रहता। तो उनके ऊपर बेहद बुरा प्रभाव पड़ा और वो कर्ज के तले दब गए। उसके बाद है 1857 के विद्रोह के परिणाम। नंबर 1, कंपनी के शासन का अंत हो गया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी और अब सीधा ब्रिटेन का शासन, जो ब्रिटेन की सरकार का शासन हमारे ऊपर स्थापित हो गया। दूसरा, अब भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। मुझे लगता है आपको एक लाइन जरूर लिखनी चाहिए, आपके क्वेश्चन को वजन मिलेगा कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा होती है, जिसमें वो विद्रोह के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं उनकी घोषणा करती हैं और वही हमारे बन जाते हैं परिणाम। उसी में उन्होंने बताया कि कंपनी का शासन अंत हो गया और अब हम ब्रिटेन की सरकार के अधीन हो गए। दूसरा, अब भारतीयों के साथ धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा, भारतीयों को योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी। फिर चौथा, इसमें बहुत ज़रूरी है वो पॉइंट लिखना, वो ये कि अब गवर्नर जनरल की पदवी को समाप्त कर दिया गया और भारत में अब उसको बदल दिया गया वाइसराय में, जो कि ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधि होगा। और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग जो थे वो आखिरी गवर्नर जनरल, परंतु अब नए वाइसराय यानी कि पहले वाइसराय बनाए गए। उसके बाद है भूमि के स्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त के बीच अंतर। तो आपने लाइन लगाकर दोनों के बीच में एक टेबुलर की फॉर्म में इसके अंतर बताने हैं। आपका पेपर बहुत वजनदार हो जाएगा। 3 पॉइंट दोनों में कि स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया, महालवाड़ी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया, फिर ये किनके साथ, जमींदारों के साथ किया गया, ये गांव के सामूहिक भाईचारे के साथ किया गया, ये कितने %, 19% भूमि पर, तो महालवाड़ी 30% भूमि पर लागू किया गया। फिर भूमि का स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया, तो आप उधर लिखिए कि उसको जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में लागू किया गया। इतने अच्छा, इतना बढ़िया आपका टेबुलर फॉर्म में आंसर लगेगा कि सचमुच में चेकर के माइंड में ये बात आएगी कि एक स्कॉलर का पेपर है। उसके बाद ये एक पैराग्राफ है बेटा। इस पैराग्राफ को चुनने के कुछ कारण हैं। पहला तो ये कि पिछले साल भी फाइनल एग्ज़ाम में आया था और जब हमने पेपर चेक किए हमने देखा एक चीज़ में बच्चे बार बार गलती कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया ताकि आपको समझा सकें। दूसरा, हमने इसको फिर से प्रैक्टिस टेस्ट में डाला। आप तक जरूर पहुंचा होगा मेरा प्रैक्टिस टेस्ट भी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद मैंने फिर डाला ताकि आप सोच सकें
कि क्या हो सकता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि उस दिन सूपा में, ये क्या है, टाइटल है, यानी कि सूपा एक जगह है जो पुणे के पास और पुणे मुंबई के पास पड़ता है। तो 16 मई 1875 को वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट ने जिला आयुक्त यानी कि डीसी को लिखा कि शनिवार 15 मई को मुझे इस उपद्रव का पता चला। और हमारा क्वेश्चन क्या है, 16 मई 1875 को कौन सा वार था। अगर 15 मई को शनिवार है तो 16 मई को बच्चे बार बार लिख रहे हैं शनिवार। शनिवार कैसे बेटा, ये तो संडे है, यानी कि आपको क्या लिखना है, रविवार। इस पैराग्राफ बहुत आसान है लेकिन सोचने पर मजबूर करता है। फिर उपद्रव कहाँ हुआ, तो इसका आंसर आपको टाइटल में मिलेगा, सूपा में। फिर इसमें मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्वेश्चन पहले तो था कि उसमें सड़कों पर क्या जलाया गया, वो मैंने प्रैक्टिस टेस्ट में दिया था, लेकिन अब मैंने इसको चेंज कर दिया। शाहूकारों ने कितने नुकसान का दावा किया। शाहूकारों का दावा है कि लगभग 1 लाख रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ। और उपद्रव में कितने लोग गिरफ्तार किए गए, 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो आपको बहुत सोच विचार कर आंसर देने हैं ताकि आपका नंबर ना कटे बेटा। जो बच्चे स्कॉलर हैं, जो 100, 99, 98 और 97 के लिए तैयारी करते हैं और जब उनके क्वेश्चंस गलत होते हैं तो उन्हें बेहद दुख होता है। तो इसीलिए आपको बहुत सोचकर, आसान दिखने वाला क्वेश्चन भी बहुत गहरा हो सकता है। उसके बाद आपको ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं। 1857 की क्रांति के कारण बहुत बार आता है, और 1857 की घटनाक्रम को निर्धारित करने वाले धार्मिक विश्वास यानी कि धार्मिक कारण, इन दोनों में से कोई एक कीजिएगा। ये बार बार पेपर में आते हैं, फाइनल एग्जाम में आते हैं, अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी हम आपको 10 क्वेश्चंस की लिस्ट भी देंगे आगे चलकर, 10 नहीं, अब तो मैंने 12 कर दिए हैं। वो 12 क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, उन्हीं में से आपको 6 अंकों का एक प्रश्न आएगा। उसके बाद है कि भारत का एक राजनीतिक मैप आपको दिया गया है, उसमें कुछ नाम दिए गए हैं, उनको चिन्हित करना है। मेरठ, पेशावर, बैरकपुर, छावनी, झांसी, ग्वालियर। बाकी तो आपने सुने होंगे, लेकिन पेशावर को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि ये कहाँ से आ गया। देखिए पेशावर, अगर आपने चित्र देखे होंगे जो आपके लेसन में ही है 1857 की क्रांति से संबंधित, तो पेशावर में जो विद्रोही थे, क्रांतिकारी थे, उनको तोपों से बांधकर उड़ाया गया था, वो चित्र छपा था। तो वहाँ पर पेशावर जगह लिखी हुई थी। मुझे लगा ये आपको मैप में देनी चाहिए क्योंकि नया पॉइंट है। अब हमने मैप भी इसमें ऐड किया है ताकि आप उसे भर सके। देखिए यहाँ पर जो पेशावर है ये ऐसे सीध में आ रहा है और यहाँ से, तो आपको इस तरह से इस पेशावर की बार बार प्रैक्टिस करनी है। जो मेरठ है वो उत्तर प्रदेश में बट दिल्ली से ऊपर। उसके बाद ग्वालियर तो बहुत ही आसान है ढूंढना यहाँ पर, और झांसी उससे भी आसान है, इस जगह पर बना हुआ है। और बैरकपुर कलकत्ता यहाँ है, तो कलकत्ता से थोड़ी सी इधर जो है वो बैरकपुर है। तो बैरकपुर छावनी, जहाँ 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस की पहली घटना होती है। तो आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। फिर भी अगर आपको कुछ नया जानना है, सीखना है, समझना है, तो बेझिझक कमेंट कीजिए। हम आपके प्रत्येक कमेंट का उत्तर देने का 100% प्रयास करेंगे। तो थैंक यू आप सबको ये वीडियो वॉच करने के लिए, यहाँ से सीखने के लिए। गॉड ब्लेस यू। आप सब खूब आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।